कंपटीशन आपके बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको जीएस 1 का जो खंड 1 है जिसके तहत कला संस्कृति के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आज आपको करवाऊंगा। और खास करके आज मैं मौर्य कला के बारे में बताऊंगा और साथ साथ इस बार क्या प्रश्न की आने की संभावना है 68 के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है तो पहले की तरह अब नहीं होगा कि आप एक या दो पढ़ के जाएंगे और वो आपका टकरा जाएगा। ठीक है, अब बड़ी मुश्किल है आपके लिए क्या है कि आपको चारों कला संस्कृति पढ़ के जाना होगा। क्योंकि यहाँ प्रश्न की संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और कुछ दीर्घ उत्तरीय होंगे। तो लघु उत्तरीय में आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कला संस्कृति टोटल 4 प्रश्न लघु उत्तरीय के होंगे जिसमें कला संस्कृति के 2 प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय होंगे। तो जैसा मेरा अनुमान है कि इस बार सबसे पहले मैं लिख दूं बीपीएससी का GS1, ठीक है, खंड ए में खंड कह सकते हैं अ, खंड अ या खंड 1 में आपको जो कला संस्कृति के प्रश्न पूछे जाएंगे, अब कला संस्कृति के वो प्रश्न अब जो है संख्या 2 आपके लघु उत्तरीय होंगे और 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा कि 3 कला संस्कृति को पढ़ के जाना होगा। चाहे उसे आप 5 लाइन में लिखिए, चाहे 10 लाइन में लिखिए, चाहे 50 लाइन में लिखिए, लेकिन पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है GS1 GS2 का। तो हम लोग को अब कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, सारे टॉपिक को करके जाएंगे। और खास करके मेरे हिसाब से इस बार जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में दोनों की चर्चा करूंगा। लघु उत्तरीय में जो मेरा गेस है कि इस बार जो प्रश्न पूछा जाएगा, और जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले बार भी 67 में मैंने 2 प्रश्न गेस किया था और 1 प्रश्न आपका आया था उसी में से। ठीक है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा जरूर कीजिए, उसमें भी सारे टॉपिक को हमने बहुत ढंग से कवर किया था। तो चलिए, तो इसमें जो है आपका जो मेरे तरफ से है लघु उत्तरीय में आपका मधुबनी पेंटिंग पूछा जाएगा। मधुबनी पेंटिंग आने का प्रबल संभावना होगा लघु उत्तरीय में, और आपका मंजूषा शैली ये आपके लघु उत्तरीय में आने के प्रबल संभावना है। ठीक है, या अगर ये नहीं पूछा तो आपको स्थापत्य कला से भी पूछ सकता है, बिहार से जुड़ा हुआ स्थापत्य कला, जो कि आगे मैं लेक्चर लूंगा तो उसमें सारा कुछ करवाऊंगा। तो ये दोनों प्रश्न जो है लघु उत्तरीय के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। और दीर्घ उत्तरीय में इस बार का जो प्रश्न होगा मुझे लगता है पाल कला आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे पढ़ना हमें सब है, पटना कलम भी हम लोग पढ़ के जाएंगे और आज मैं आपको मौर्य कला पढ़ाऊंगा तो उसको भी आप लोग अच्छे से समझ के जाएंगे। एक समझ विकसित कीजिए, यहाँ रटे रटाए प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होगा। उसी में क्या होगा कि कुछ प्रश्न के कुछ पार्ट को लेकर के आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोल देगा। जैसे अगर मौर्य कला का प्रश्न पूछा तो आपसे ये सिंपली नहीं पूछेगा कि मौर्य कला की विशेषताओं को बताइए, आपसे क्या प्रश्न पूछेगा कि वह किस प्रकार बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था उसके बारे में बताइए, या पूछ सकता है कि उसके भवन निर्माण शैली या स्थापत्य शैली की विशेषताओं के बारे में बताइए। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोई कला संस्कृति के भी कोई विशेष खंड से या किसी विशेष आयाम दे करके उसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो आपका पूरा उसमें नहीं लिखना होगा, मेन रूप से आपको लिखना क्या होगा, जो प्रश्न की प्रकृति है। अगर आप चाहते हैं कि 23 मतलब 23 से 24 नंबर आपको मिल जाए, टोटल 38 मार्क्स के होते हैं, तो इससे ज्यादा आपको देगा नहीं। यहाँ पे हिस्ट्री का सेक्शन है तो इतना ही आप स्कोर कर लीजिए तो आप समझिए कि आपके बेहतरीन मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग जो लोग बैठे हुए हैं कभी मेंस में वो जानते हैं। बाकी लोग को लगता होगा कि 38 में 24 ही क्यों देगा, तो वो एक नियम है। आप 50% पे आप तो सिलेक्शन हो जाता है, 52-53% पे तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो 52-53% अगर हिस्ट्री में ले आते हैं, इसमें मैथ भी सेक्शन है तो उसमें तो आप 100% स्कोर कर लेते हैं, तब पता चलेगा कट ऑफ चला गया 60% 70%, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए आपके हिस्ट्री सेक्शन में कम मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो कला संस्कृति में हम लोग मेन रूप से कला में पढ़ने वाले हैं। आज का जो क्लास होगा वो मौर्य कला होगा। ठीक है, मौर्य कला और इसके डिफरेंट जो भी पार्ट है उसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मौर्य कला के तहत हम लोग आज मौर्य कला को 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको कला के बारे में बताते हैं। कला किसको कहते हैं,
कला का परिभाषा एक दो लाइन देना, चूंकि जब भी हम लिखते हैं मेंस राइटिंग में तो हमें सबसे पहले प्रश्न में क्या करना होता है कि अपना भूमिका देना होता है। देखिए, किसी के बारे में जब तक आप बैकग्राउंड नहीं डालिएगा तब तक कोई भी कॉपी चेकर आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा। तो लिखनी, जब भी आप लिखना शुरू करते हैं, लेखन करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर भूमिका को देना है। भूमिका के तहत हम लोग कह सकते हैं कि हम, चूंकि कला का पाठ है तो कला का एक सिंपल सा परिभाषा आप लिख सकते हैं। कला क्या होता है? तो कला जो है मानव का जो कल्पना है उसी का मूर्त रूप है। जो मनुष्य सोचता है और वह जब मूर्त रूप दे देता है उसको, ठीक है, और जो आने वाले पीढ़ी या उस पीढ़ी को के ज्ञानेंद्रियों को, जो मानव के ज्ञानेंद्रियों को सुकून देता है, प्रसन्न कर देता है, वही कला कहलाता है। ठीक है, और किसी भी काल के कला संस्कृति के माध्यम से हम उस काल खंड के जो भी स्थिति है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उस परिदृश्य को देख करके, उस चित्रकला को या मूर्ति कला को या स्थापत्य कला को देख करके उस काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो उस समय की सभ्यता संस्कृति है उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। तो कला अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है और यहाँ पे हम कला का परिभाषा सिंपल शब्दों में देंगे। कला मानव के कल्पनाओं का क्या है? मूर्त रूप है, जिसके माध्यम से किसी कालखंड के संस्कृति या कह सकते हैं कि वहां का सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे मौर्य कला। कला के विभिन्न रूपों में मौर्य कला का एक विशेष युग विभाजक महत्व है। उसके पीछे रीजन ये है कि इससे पहले जितने भी कला आए, ठीक है, इससे पहले देखो, मौर्य काल तो प्राचीनतम भारतीय इतिहास का काल तो है ही। इससे पहले जो आपका काल बीता वो वैदिक सभ्यता थी या उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। और आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता के लोग जो घर बनाते थे वो क्या चीज के बनाते थे? झुग्गी झोपड़ी हुआ करता था, मिट्टी के घर में रहते थे, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे, ठीक है, और लकड़ी का घर, बांस का घर, ये सब का प्रयोग करके रहते थे। तो समय रहते, समय के साथ साथ वो क्या हो गया? खंडित, टूट गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उसके कुछ अवशेष ही नहीं है। मिट्टी का बर्तन होगा 100-200 साल में वो खत्म हो जाएगा, लकड़ी पे कोई होगा सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मौर्य काल आया तो यहाँ पे कला का जो रूप देखने को मिला तो वहां पे पत्थरों का प्रयोग किया गया। लाल बलुआ पत्थर खास करके यहाँ पे प्रयोग किए गए। पत्थर के जो सील मिले, बड़े बड़े जो राजभवन बनाए गए वो पत्थरों पे टिके हुए थे। ऐसे दीवार पत्थरों के नहीं थे, चारों ओर से लकड़ी का ही आपका कह सकते दीवार हुआ करती थे या छत हुआ करते थे, लेकिन उसके जो पिलर हुआ करते थे वो लकड़ी, ये पत्थर के होते थे। दूसरा, उसी में हम लोग मौर्य काल में ही स्तूप पढ़ते हैं। स्थापत्य के तौर पे स्तूप के बारे में भी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्तूप में भी आप देखेंगे। उसके बाद जितने भी वहां पे जो भी कह सकते हैं स्तंभ मिले, ठीक है, स्तंभ हो, तो उसमें भी खास करके सारनाथ का स्तंभ की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो स्तंभ भी एक पत्थर का शिलालेख पे ही ऊपर में मूर्ति बना हुआ रहता था, आप लोग को जैसे कि जानकारी है। ठीक है, तो वो मैं बनाना भी आपको सिखा दूंगा कि किस प्रकार से उस चित्र को आप बना सकते हैं और अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। ठीक है, और इस बार आप गेस करके नहीं जाएंगे कि यही प्रश्न आएगा। हाँ, ये अंदाजा मैंने लगाया, लेकिन आप पढ़ के सारा जाइएगा, क्योंकि जो अभी है बीपीएससी रिसर्च के दौर से गुजर रहा है और ऐसा रिसर्च किया जा रहा है कि स्टूडेंट कम से कम प्रश्न बना पाए और यह जो है एग्जाम टफ हो जाए। तो इसीलिए ऐसा होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप नहीं सोचेंगे, वहां से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए हम लोग कहीं पे भी इस बार कमी छोड़ करके नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मैं कुछ नोट्स मैं अपना निकाल लूं और उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप जो है उसको करेंगे। ठीक है, तो मौर्य कला जैसे है, तो देखिए ये हमारे संस्था के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसमें खास करके पूरे अच्छे से पेज बनाया गया है और इस पेज के माध्यम से मैं आपको प्रयास करूंगा कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जो हमने भाषा दिया है ये भाषा आप अपना बदल भी सकते हैं, आप अपने हिसाब से भाषा यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे।
चलिए अब इस स्क्रीन पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया कि कला का परिभाषा लिख दिया। किस प्रकार से आप भी लिखेंगे तो ये भूमिका में आपको लिखना है, तो भूमिका शब्द वहां नहीं लिख देंगे कि भूमिका में हम लिख रहे हैं, बस ऊपर का जो हेडिंग होता है बस उसमें आप कला का परिभाषा देंगे। कला क्या है? कला मानव के ज्ञानेंद्रियों को प्रसन्न करने वाला एक अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से किसी कालखंड के लोगों के भौतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धि का पता लगाया जा सकता है। उसकी क्या सांस्कृतिक उपलब्धि है, उसकी भौतिक उपलब्धि क्या है, वो कितना सुख सुविधापूर्ण घर में रहते हैं, वो किसी कालखंड के कला से हमें पता चल सकता है। ठीक है, कैसे? अगर मान के चलिए अभी हम कोई भी मूर्ति देखते हैं, अगर भगवान श्री राम का है तो उसमें हम सामान्य देखते हैं उनका ड्रेसअप क्या, जींस टी शर्ट तो पहन के नहीं रखे हैं, उससे क्या पता चल रहा है कि उनका पहनावा क्या है, उनका भौतिक वहां का स्ट्रक्चर क्या है, आसपास के बैकग्राउंड से आपको पता चल जाता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर कोई अवशेष मिलते हैं उस कालखंड के तो उससे पता चल जाता है। अगर गदा मिल गया पत्थर का तो समझेंगे कि उस समय का हथियार गदा ही होगा, तो उस कालखंड के हथियार के बारे में हम जान गए। तो इस प्रकार से कला, या कोई तांबे के बर्तन पे कोई चित्रकारी किया हुआ है या सोने के बर्तन पे, तो इन सब चीजों से हम उस कालखंड के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य को समझ पाते हैं। और इतिहास में कला जो है यह महत्वपूर्ण योगदान निभाता है इतिहास को समझने में। कला के इतिहास में मौर्य कला अपनी विशेषताओं के कारण अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है, क्योंकि यह प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रथम कला है जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो पटना में कुम्हरार जगह है जहां पे मौर्य साम्राज्य का जो राजभवन हुआ करता था, राजप्रसाद, उसके आज भी पत्थर खंडित अवस्था में है, जो कि कहा जाता है उस समय 80 स्तंभों पर टिका हुआ। क्योंकि इस बात की चर्चा इंडिका में मेगास्थनीज ने किया था, और इस राजमहल की चर्चा जो है फाहियान ने भी अपने बुक में किया है। इसका मतलब कि वह स्तंभ, वो जो राजभवन हुआ करता था और उसकी विशालकाय जो संरचना थी, जिसको कि फाहियान ने बोला था ऐसा मालूम होता है जैसे कि देवताओं ने इसे बनाया। फिर जो यूनानी इतिहासकार थे उन्होंने भी उसके बारे में बोला, एरियन ने बोला था कि सूसा और एक बतना के जो राजमहल थे मध्य एशियाई देशों में, उससे भी बढ़िया यहाँ का जो था राजमहल था। तो उसकी विशेषताओं के कारण ही उन्होंने बताया। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कला के इतिहास में मौर्य कला अपनी विशेषताओं के कारण अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है, क्योंकि यह प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रथम कला है जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं और मानव के ज्ञानेंद्रियों को सुकून और अचंभित कर रही है। इस काल में कला का जो रूप विकसित हुआ वह मुख्यतः दो भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे यहां पर कि मौर्य कला, हम लोग इसी प्रकार, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आप भी एग्जाम में उसी प्रकार से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले उसको बांटिएगा राजकीय कला और स्थापत्य कला। मुख्य रूप से राजकीय कला में भी हम लोग स्थापत्य कला को रखेंगे, लोक कला में मुख्य रूप से हम लोग मूर्ति कला को ही रखेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से क्या रखेंगे? मूर्ति कला को। तो स्थापत्य कला में राजप्रसाद, जो राजभवन था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग स्तंभ के रूप में सारनाथ के स्तंभ की चर्चा कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद स्तूप में आप बोध गया गए होंगे या राजगीर गए होंगे तो वहां आपने स्तूप देखा होगा, विश्व शांति स्तूप वगैरह, उस प्रकार की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। फिर गुहा विहार, जो कि अशोक और उसके पुत्र दशरथ के द्वारा बहुत सारे जो आजीवक संप्रदाय या सन्यासियों के रहने के लिए जो बनाए गए थे आगे चल करके, बौद्ध भिक्षुओं को भी रहने के लिए, तो उसे गुहा विहार, क्योंकि वो पत्थरों को काट करके बनाए गए थे इसीलिए गुहा विहार, इसकी चर्चा हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। उसके बाद मूर्ति कला में खास करके स्तंभ के ऊपर की जो मूर्तियां थी, चाहे वो हाथी का मूर्ति हो, चाहे वो शेर का मूर्ति हो, चाहे वो सांड का मूर्ति हो, तो उसकी चर्चा करेंगे। फिर स्वतंत्र जो कलाकार जो थे उस समय में, उन्होंने भी मानव जो जन सामान्य का कह सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने चित्रण किया है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतना अगर आप लिखेंगे तो उसकी विशेषताओं को आप लिख लेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए प्रश्न पूछ दिया कि किस प्रकार से वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो